बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या चीज़ है? जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आता है या फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री से जाता है, उसका टोटल लगा करके और हम यहाँ पे उसका एक अकाउंट बनाते हैं। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है या फॉरेन एक्सचेंज जाता है उसका टोटल लगा करके और हम यहाँ पर अकाउंट उसका बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट्स हुआ एक तरफ लिखते हैं हम, इंपोर्ट्स हुआ हम दूसरी तरफ लिखते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे को मिलेगा या हमारे पास से जाएगा? बताइए। मिलेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपको फोकस हमेशा फॉरेन करेंसी पर रखना है कि फॉरेन करेंसी हमें यहाँ पे रिसीव होएगी। मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया, 1,00,000 रुपीज़ मुझे मिले। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमें मिलेगा या हम पे करेंगे? सर पे करेंगे। पे करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया? पेमेंट्स किया। मान लीजिए मैंने पेमेंट इंपोर्ट्स का 80,000 का किया, तो मेरा 1,00,000 रुपये मुझे फॉरेन करेंसी मिल रहा है, 80,000 का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, नेट 20,000 का पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है यहाँ पे। ये दिस इज़ माई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 20,000। अगर मैंने यहाँ पे 1,10,000 का इंपोर्ट किया होता तो ये मेरा नेगेटिव 10,000 का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता। सो इस चैप्टर में यही मेन चीज़ है कि एज अ कंट्री, मतलब इतने सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, अलग अलग कंपनियां काम कर रही है, अलग अलग कंपनियां इंपोर्ट कर रही है, अलग अलग कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही है, कई सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कई लोग सर्विसेज ले रहे हैं, इतने सारे लोग अपना अपना काम अलग अलग कर रहे हैं। तो हमें इंडिविजुअली पर्सनस पे, कंपनी पे नहीं जाना, एज अ कंट्री टोटल फॉरेन एक्सचेंज हमें कितना मिला, एज अ कंट्री टोटल फॉरेन एक्सचेंज हमें कितना मिला, टोटल रिसीट्स कितने फॉरेन करेंसी की हुई, एज अ कंट्री सबके मिला करके हमने कितना फॉरेन करेंसी का पेमेंट किया, उसका टोटल हमारा यहाँ पर आएगा। और उसके दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ माई नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का नंबर जो आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अपनी देश की करेंसी तो अगर आपको कभी कम पड़ जाए तो आप नई करेंसी प्रिंट कर सकते हो, या बैंक डिपॉजिट्स के थ्रू आप करेंसी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, CRR या SLR, ये सब रेशो बदल बदल के। लेकिन फॉरेन करेंसी हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, हमारे हाथ में नहीं है वो कि हमें जब चाहिए फॉरेन करेंसी हम बढ़ा लें, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो इसलिए फॉरेन करेंसी का एज अ कंट्री हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हमारे देश में कितनी फॉरेन करेंसी आई है, कितनी गई है, कितनी बची है। इसका हिसाब किताब जो रखा जाता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट से रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है, एक तरफ रिसीट्स लिख लो फॉरेन करेंसी की, एक तरफ पेमेंट्स लिख लो फॉरेन करेंसी के, बस यही एक अकाउंट है, और अकाउंट में कुछ भी नहीं होता। तो किन किन तरीके से हमें रिसीट्स मिलती है, किन किन तरीके से पेमेंट होता है फॉरेन करेंसी का, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उन्हें हम थोड़ा सा क्लासीफाई कर देंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दैट इज़ हाउ दिस चैप्टर विल गो। देखिए आपके बुक के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज़ अ स्टेटमेंट मतलब कोई भी एक लिस्ट आप बोल सकते हो, पेपर पे लिखी हुई एक लिस्ट है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जितने भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। एक देश के बाकी दुनिया से ट्रांजैक्शन। तो यहाँ एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जा रहा है। मतलब एक तरफ इंडिया है, बाकी पूरा देश, पूरी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। इंपोर्ट्स कहाँ से हो रहा है? बाहर के देशों से आपका इंपोर्ट आपके देश में आ रहा है।
सो एक तरफ इंडिया है, अगर हम इस स्लाइड को देखेंगे, एक तरफ इंडिया आ गई आपकी, ये आपका इंडिया आ गया, दूसरी तरफ बाकी की पूरी दुनिया आ गई, ये बाकी की पूरी दुनिया है। तो इनसे आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही होता है, उसी की यहाँ पर बात करी जा रही है। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी ट्रांजैक्शन विद इन इंडिया हो रहे हैं, इंडिया के इंडिया में चीज़ें खरीदी बेची जा रही है, उसमें फॉरेन करेंसी का कोई रोल नहीं है, उसके अंदर तो इंडियन रुपी से काम हो रहा है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वही चीज़ आ रही है जो इंडिया और बाकी की दुनिया के बीच में आपस में हो रहा है। और नेचुरली ये क्यों हो रहा है, ये यह हिसाब किताब क्यों रख रहे हैं, ताकि फॉरेन एक्सचेंज का हमें आइडिया रहे कि एज अ कंट्री कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, एज अ कंट्री कितना फॉरेन एक्सचेंज हमने स्पेंड किया है। तो अगर फॉरेन करेंसी ख़त्म हो जाए देश के पास तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर फॉरेन करेंसी ख़त्म हो जाता है तो, क्योंकि फिर आप कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। इंपोर्ट्स मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल जितना भी हमारे देश में कंज्यूम होता है, इतना हमारे देश में मिलता नहीं, हमें मोस्टली पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर फॉरेन करेंसी नहीं है तो कैसे पेट्रोल ख़रीदोगे, कैसे डीजल ख़रीदोगे? पेट्रोल डीजल नहीं होगा अगर से, तो देश में गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएगी, आप कैसे कार चलाओगे, कैसे आप बाइक चलाओगे, आपकी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हुई थी अभी थोड़े महीने पहले श्रीलंका में। श्रीलंका कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया तो वो लोग पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ सारे पेट्रोल पंप मोस्टली बंद हो गए, पेट्रोल ही नहीं है, क्या बेचें, और लोगों की गाड़ियाँ घरों में खड़ी हो गई, चला ही नहीं सकते आप गाड़ियों को। तो इसलिए फॉरेन करेंसी का हिसाब किताब रखना ज़रूरी है कि पहले से मालूम पड़ जाए कि कितना रिज़र्व हमारे पास में बचा है, कितना खर्चा करना चाहिए, कहाँ कटौती करनी है, वो सब चीज़ हमें मालूम पड़ जाए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो यहाँ ब्लू कलर में आपकी बुक में है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है शोइंग, क्या दिखा रहा है, ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एक किसी भी एक देश के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर। एक साल में कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किए गए बाकी की दुनिया के साथ। अब इंडिया अपना बनाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, चाइना अपने देश का बनाएगा, यूएसए अपने देश का बनाएगा, यूके अपने देश का बनाएगा, तो हर कंट्री अपने अपने देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो हमें यहाँ पर इंडिया के एंगल से बातें सोचनी है, बाकी कंट्री से हमें नहीं सोचना। ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है या कोई बिजनेस फर्म कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट कैन भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इंडिविजुअल्स, फर्म्स या गवर्नमेंट देश में जो है उन्होंने ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करे हुए हो सकते हैं। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो पूरे कंट्री में कोई भी जना करो, अगर फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन है तो इस स्टेटमेंट में वो आएगी। यहाँ तक इसका समझ आया आप लोगों को? यस सूर्यांश समझ आया है? यस सर। ओके, तो अभी हमने सिर्फ इसका मीनिंग जाना है कि यहाँ होने क्या वाला है। बेसिक पर्पस इसका यही है कि फॉरेन करेंसी का हिसाब किताब रखा जाए, कितनी फॉरेन करेंसी आ रही है, कितनी जा रही है, ताकि एडवांस में मालूम हो कि कहीं फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है। इसलिए ये वाली चीज़ बनाई जाती है। अच्छा, अब इसमें देखिए आया क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। देखिए, तो अब जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो बनाया था उसको 3 भागों में बांटा जाता है। क्यों 3 भागों में बांट रहे हैं? आसानी से समझ में आए इसके लिए। जैसे आपकी पूरी पढ़ाई है, आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो बेसिकली सारी पूरी पढ़ाई है। आसानी से समझ में आने के लिए सिमिलर टॉपिक्स मिला करके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बन गया, सिमिलर टॉपिक्स मिला करके हिस्ट्री बन गया, सिमिलर टॉपिक्स बना करके ज्योग्राफी बन गया। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट बनाए गए ताकि सिमिलर चीज़ें एक एक सब्जेक्ट में आ जाए।
अदरवाइज रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं कोई ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री का इवेंट हो रहा है, जोग्राफी का इवेंट हो रहा है या इकोनॉमिक्स का इवेंट हो रहा है, वो तो सब इवेंट्स होते हैं, कॉमन है सब। आसानी से बात समझ आए, स्टडी करने में, रिसर्च करने में आसानी हो, इसलिए हम उनको अलग अलग सब्जेक्ट में बांट देते हैं। इसी तरह से फॉरेन करेंसी के हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन रोज़ हो रहे हैं। समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: ट्रांजैक्शंस ऑन करेंट अकाउंट, ट्रांजैक्शंस ऑन कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। 3 भागों में हमने इसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्टार्ट हम करेंगे करेंट अकाउंट से। व्हाट आर ट्रांजैक्शंस ऑन करेंट अकाउंट? देखिए करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। पहला आपका आएगा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनको बोला जाता है विजिबल्स। विजिबल मतलब जो आपको नज़र आए, दिखे। कहाँ दिखे? जब ये सामान देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तब। जैसे मान लीजिए मैंने गेहूँ एक्सपोर्ट किया, तो ट्रक में भर के गेहूँ जाएगा, बॉर्डर से जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ विजिबल्स। अगर मैंने किसी को, मान लीजिए डॉक्टर, यूएसए में कोई बैठा है, उसने फ़ोन पे डॉक्टर से सलाह ली कि भाई मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया, अपनी फ़ीस ले ली। दिस इज़ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। देखिए डिफरेंस देखिए। पर्सन इन इंडिया, पर्सन इन इंडिया, पर्सन इन यूएसए। एक केस तो हमने क्या बोला, वीट का एक्सपोर्ट हो रहा है, गेहूं बेचा जा रहा है। पर्सन इन इंडिया ने पर्सन इन यूएसए को वीट दिया, गेहूं बेचा, वीट सोल्ड। दूसरा केस क्या है, डॉक्टर गेव एडवाइस, डॉक्टर ने एडवाइस दी है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। दोनों ही केस में एक्सपोर्ट है, दोनों केसेस में एक्सपोर्ट है। यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। दोनों ही केस में फॉरेन करेंसी मिलेगा। पहले केस में गेहूं के बदले जो भी उसकी प्राइस है उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, फॉरेन करेंसी। यहाँ पे डॉक्टर ने एडवाइस दी है तो बदले में फॉरेन करेंसी मिलेगा। लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, जब चीज़ ने बॉर्डर क्रॉस किया तो वीट आपको नज़र आती है, ट्रक में भर के जा रही है, सर्विस आपको नज़र नहीं आती। तो इसलिए हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को। एक हो गया आपका विजिबल्स, एक हो गया आपका इनविजिबल्स। विजिबल्स एंड इनविजिबल। इनविजिबल बेसिकली आपकी सारी सर्विसेज यहाँ पर आ गई, क्योंकि सर्विसेज आपको नज़र नहीं आती है। विजिबल्स में आपके सारे जो गुड्स आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो वो सारे आपके विजिबल्स में आ जाते हैं। सो करेंट अकाउंट में 2 चीज़, एक तो मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब सामान, मर्चेंडाइज मतलब सामान। इनविजिबल्स में क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को आप डालोगे इनविजिबल्स में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को आप डालोगे विजिबल्स में। तो 2 पार्ट हो गए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको विजिबल्स बोला जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको इनविजिबल्स बोला जाता है। विजिबल क्यों बोल रहे हैं, कैन बी सीन एंड टच्ड वाइल दे आर क्रॉसिंग बॉर्डर। जब देश का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तब इसको देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है। इनको इनविजिबल क्यों बोला जा रहा है, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड वाइल दे आर क्रॉसिंग बॉर्डर। जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तब इनको देख नहीं सकते, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो करंट अकाउंट के 2 पार्ट हैं, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। यहाँ तक कुछ डाउट? नो सर। आयुषी को कुछ डाउट? नो सर। करंट अकाउंट में 2 हो गए हमारे, विजिबल्स और इनविजिबल्स। अब इनविजिबल्स में क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। इनविजिबल्स में 3 चीज़ें हैं, एक है इनकम, एक है आपका करंट ट्रांसफर्स और यूनिलेटरल पेमेंट्स, और तीसरा आपका है सर्विसेज।
गुड्स वाला हो गया, बस गुड्स में जो भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वही होता है और उसमें कुछ नहीं है। लेकिन इनविजिबल्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। इनकम, इनकम में क्या क्या आएगा? नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो सारे जो फैक्टर सर्विसेज हैं आपकी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, 4 चीज़ें थी आपके फैक्टर पेमेंट्स में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इनको चारों को हम इनकम में, इनकम का पार्ट मानेंगे। इनविजिबल्स में इनकम, इनकम में क्या आ रहा है? विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट्स, वो ट्रांजेक्शन्स जिनसे फैक्टर पेमेंट होती है। फैक्टर पेमेंट क्या होती है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मिला करके इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोला जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोला जा सकता है। तो ये आपका इनकम हो गया। सर्विसेज में क्या होता है? ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। तो ये तो सब फैक्टर सर्विसेज थी आपकी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसके अलावा जो सर्विसेज होती है वो सब आपकी सर्विसेज नाम में आ जाएगी। ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। किस तरह की सर्विस हो सकती है? एग्जाम्पल, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, इसका मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, एंड मिसलिनियस। ये आपके सर्विसेज में आ गया। तीसरा इनविजिबल्स का क्या पार्ट है? करेंट ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल पेमेंट्स। यूनिलेटरल पेमेंट मतलब सिर्फ एक तरफ से पेमेंट किया गया। मान लीजिए गिफ्ट आया, किसी ने इंडिया के बाहर बैठ करके इंडिया में किसी को गिफ्ट दिया, तो इट इज़ अ यूनिलेटरल पेमेंट। जब सामान खरीदा बेचा जाता है तो एक जना सामान बेच रहा है, दूसरा पैसे दे रहा है, एक जना सामान खरीद रहा है, दूसरा जना पैसे दे रहा है। करंट ट्रांसफर्स में क्या? यूनिलेटरल पेमेंट में गिफ्ट है, सिर्फ एक जने ने गिफ्ट दे दिया, बदले में कुछ नहीं आया। तो गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशंस, एनआरआई रेमिटेंसेस टू फैमिली, ये सब यूनिलेटरल पेमेंट्स होते। तो इनविजिबल्स को 3 पार्ट में बांटा गया, इनकम, यूनिलेटरल पेमेंट्स एंड सर्विसेज। सो करेंट अकाउंट, क्या करना है करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट, विजिबल्स और इनविजिबल्स। विजिबल्स क्या हो गया आपका? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल्स क्या हो गया आपका? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्यों विजिबल बोल रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ये चीज़ नज़र आती है। इंडिया से कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, दोनों ही केस में बॉर्डर क्रॉस करते टाइम नज़र आएंगे गुड्स। इनविजिबल, बॉर्डर क्रॉस करते टाइम चीज़ नज़र आती नहीं है। इनविजिबल के 3 पार्ट हैं। इनविजिबल के 3 पार्ट हैं, इनकम, सर्विसेज और यूनिलेटरल पेमेंट्स। इनकम में क्या होगा? ऑल ट्रांजैक्शंस विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कौन से होते हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट। सर्विसेज में क्या आएगा? विच लीड्स टू नॉन फैक्टर पेमेंट्स, विच लीड्स टू नॉन फैक्टर पेमेंट्स। क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं? ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, मिसलिनियस। यूनिलेटरल पेमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? गिफ्ट, डोनेशंस,
ग्रांट्स NRI, ठीक है। इनका सबका मीनिंग समझेंगे। पहली बात आपको क्या समझना है, करंट अकाउंट के दो हिस्से, विजिबल्स या फिर नॉन विजिबल्स। करंट अकाउंट के दो हिस्से हुए, विजिबल्स और इनविजिबल्स। इनविजिबल के तीन पार्ट्स हैं, इनकम, ये स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको यही टर्म एग्जाम में लिखनी है। इनकम, सर्विसेज और यूनिलेटरल पेमेंट्स। ये आपका यहाँ पर करंट अकाउंट का चार्ट बन गया। विजिबल्स, इनविजिबल, इनविजिबल के तीन पार्ट हैं, इनकम, सर्विसेज, यूनिलेटरल पेमेंट। इनकम में कौन सा आता है, और छोटा लिख देते हैं इसको, जिसमें फैक्टर पेमेंट्स आ गए आपके। इसमें क्या आ गया आपका सर्विसेज में, वो ट्रांजैक्शन जिसमें नॉन फैक्टर पेमेंट्स होती है। एग्जाम्पल, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यहाँ आपका ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, मिसलिनियस। यूनिलेटरल पेमेंट, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स एंड NRI रेमिटेंसेस। ये करंट अकाउंट के आपका ब्रेकअप हुआ। यस, एनी डाउट्स यहाँ तक? नो सर। नो सर। समझ आया आपको? ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने, जैसे मान लीजिए मुझे USA से रेंट मिला, मैंने वहाँ पे घर खरीद रखा था, वहाँ से मुझे किराया मिला। तो अब ये फॉरेन करेंसी मिली है कंट्री को, मैं इंडिया में हूँ तो मुझे फॉरेन करेंसी मिली है। अब हिसाब किताब रखना है रिज़र्व बैंक को कि भाई कितना फॉरेन करेंसी आया। तो एक तो तरीका क्या है कि जितना भी फॉरेन करेंसी आ रहा है सबको एक जगह लिखते जाओ, जितना जा रहा है उसको एक जगह लिखते जाओ, कुछ भी क्लासिफिकेशन मत करो, लिखते जाओ बस। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा कैटेगराइज कर लिया जाए तो इट इज़ बेटर। तो जितना रेंट मिलेगा उसको इनविजिबल नाम से इनकम के अंदर दिखाया जाएगा, जितना इंटरेस्ट मिलेगा इनविजिबल हेडिंग में इनकम के अंदर उसको दिखाया जाएगा। तो कैटेगराइज करने से थोड़ा क्या होता है, स्टडी आसान हो जाती है। कभी फॉरेन करेंसी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो मालूम पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए NRI रेमिटेंसेज है, यूनिलेटरल पेमेंट्स। NRI रेमिटेंसेज क्या होता है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडियन आदमी है लेकिन अब इंडिया में नहीं रहता। NRI कौन हुआ, नॉन रेजिडेंट इंडियन। वैसे तो वो इंडियन है लेकिन अब उसका रेजिडेंस इंडिया में नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन। बेसिकली जो लोग इंडियन लोग हैं, यहाँ पढ़ाई वगैरह करी, फिर बाहर के देश में जॉब करने चले गए, वहाँ उनको पैसे मिलते हैं, वो पैसे फिर वो इंडिया में अपनी फैमिली को भेजते हैं। तो वो उनको तो वहाँ डॉलर मिल रहा है, जब वो पैसे भेजेंगे तो डॉलर भेजेंगे, तो इंडियन कंट्री को फॉरेन करेंसी मिला, रिसीव हुआ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर आपका ये यूनिलेटरल पेमेंट का पार्ट हो गया। अब मान लीजिए 2016 में 100 करोड़ के फॉर NRI रेमिटेंस आए थे। 2022 में लेट से 20 करोड़ के ही फॉरेन रेमिटेंस NRI रेमिटेंसेस आए मान लीजिए, तो तुरंत गवर्नमेंट देखेगी भाई NRI रेमिटेंस कम क्यों हुए, क्या कारण है। आपने कैटेगराइजेशन किया इसलिए आपको NRI रेमिटेंस की फ़िगर अलग से मिल रही है। अगर नहीं करते, सबको एक ही साथ डाल देते, तो फिर पता नहीं पड़ता है भाई कि क्यों कम हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो कैटेगराइज करने का कारण ये होता है कि आपको कंपेयर करने में आसानी होती है, क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये आप आसानी से स्टडी कर सकते हो। तो टोटलिटी में ये चैप्टर सिर्फ क्या है, एक तरफ फॉरेन करेंसी की रिसीट्स लिखनी है, फॉरेन करेंसी की रिसीट्स लिखनी है, और दूसरी तरफ फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स लिखनी है पूरे देश की। लेकिन टोटल लिखोगे तो फिर उसको कंपेयर करना, स्टडी करना, क्यों घट गया क्यों बढ़ गया, मुश्किल होता है वो काम। इसलिए हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। सारा रेंट
एक जगह लिख लेंगे, इंटरेस्ट एक जगह लिख लेंगे, प्रॉफिट एक जगह लिख लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का एक जगह लिख लेंगे, एनआरआई रेमिटेंसेस अलग से लिख लेंगे, गिफ्ट्स अलग से लिख लेंगे ताकि कंपेयर कर सकें। अच्छा, पहले वाले साल में गिफ्ट इतने थे, इस बार गिफ्ट इतने हो गए, मालूम पड़ गया। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, पहले के साल में गुड्स इतने एक्सपोर्ट हो रहे थे, इतने इम्पोर्ट हो रहे थे, इस बार इतने हो रहे हैं, तो आपको पता पड़ गई बात। तो ये आपका तरीका हो करेंट अकाउंट्स में स्टडी करने। अच्छा, इसके ऊपर एक और हेड क्या था हमारा, उसको भी यहीं बना देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसमें दो चीज़ें थी आपकी, एक तो करेंट अकाउंट, तीन चीज़ें थी इनफैक्ट, करेंट अकाउंट, दूसरा क्या है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आपका क्या है ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व्स तो चैप्टर स्टार्ट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन हिस्से हुए, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। फिर हम करेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं। करेंट अकाउंट के दो हिस्से हैं, विजिबल्स, इनविजिबल्स। विजिबल का और कोई हिस्सा नहीं, लेकिन इनविजिबल के तीन पार्ट हैं, इनकम, सर्विसेज, यूनिलेटरल पेमेंट। और सारे ट्रांजैक्शंस आपके यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। इनकम में क्या आता है, सर्विसेज में क्या आता है, यूनिलेटरल पेमेंट्स में क्या चीज़ आती है। तो ये सब सिर्फ कैटेगराइजेशन अच्छी बेहतर स्टडी हो सके इसके लिए यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया जाता है। इस यहाँ तक कुछ क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके, तो अब करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमने जान लिया, बट व्हाट इज़ करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होता है? करेंट अकाउंट वो होता है आपका विच डज नॉट अफेक्ट असेट लायबिलिटी स्टेटस। जो ऐसे हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जिससे असेट लायबिलिटी के ऊपर आपका कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। सो सच ट्रांजैक्शंस which does not affect assets or liabilities of a country. assets और liabilities of a country, मान लीजिए कि मैंने लोन लिया, इंडिया में बैठ कर के लोन लिया, तो उससे तो लाइबिलिटी आ गई फ्यूचर पेमेंट की, तो लोन लेना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो देखिए जितने भी हमने यहाँ पर करंट अकाउंट में लिए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, जैसे गुड्स एक्सपोर्ट किया पैसा मिल गया, कोई असेट लाइबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। इंपोर्ट किया, पेमेंट कर दिया, असेट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो करंट अकाउंट में आ रहा है। जॉब करी, सैलरी मिल गई, किराए पे दिया घर, किराया मिल गया, ठीक है ना, ब्याज पे पैसा दिया, ब्याज मिल गया, किसी को गिफ्ट दिया, एनआरआई ने पैसा भेजा, तो कोई असेट लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन सारे जो हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं। लेकिन जहाँ पे असेट या लायबिलिटी स्टेटस पे फ़र्क पड़े, वो सारे आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। ये आपका डिफरेंस है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो सच ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट अफेक्ट असेट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री, उसको करंट अकाउंट में डालते हैं, और सच ट्रांजैक्शंस विच डू अफेक्ट असेट्स लायबिलिटीज़, उसको आप कैपिटल अकाउंट में डालते हो। तो वो हम कैपिटल अकाउंट बाद में करेंगे, अभी हम करंट अकाउंट कर रहे हैं। सो एक बार इनविजिबल्स को आप सेल्फ रीड करिए, एक बारी पूरी स्लाइड आपको रीड करनी है, इनविजिबल्स में क्या क्या आता है। रीड करनी है, और फिर इनविजिबल्स की स्लाइड में जो कुछ है इस पूरा आपको अपनी नोटबुक में खुद के हाथ से ड्रॉ करिए आप इनविजिबल्स का। 3 पार्ट्स हैं इनविजिबल्स के, इनकम, करंट ट्रांसफ़र, सर्विसेज।
कोई सा भी पहले लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। 3 पार्ट्स हैं। इनकम में क्या क्या आता है? विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कौन से होते हैं? ये नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ा था। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सर्विसेज में क्या क्या आता है? ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस को छोड़ के बाकी सर्विसेज कौन कौन सी होती है? ये पांचों यहाँ पर नाम नीचे लिखे गए हैं। करेंट ट्रांसफ़र में क्या आता है? ये पांचों नाम यहाँ पर आपको लिखे गए हैं। तो इनविजिबल की पूरी स्लाइड आप ड्रॉ करिए अपनी नोटबुक में। जब आपकी ड्रॉ हो जाएगी फिर आप मुझे बताइए, देन हम आगे बढ़ेंगे। सर हो गए। हो गया? सूर्यांश आप करिए। यस सर। हो गया? ये सब बस लास्ट वाला हाँ, बचा। आराम से कर लीजिए। देखिए, बनवाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको याद हो जाए साथ के साथ। सर हो गया। ओके, इनविजिबल्स का आपने बना लिया। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? ये स्लाइड बनाइए। सर हो गए। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल्स बोलते हैं उसको। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इनविजिबल्स बोला जाता है। यस सर। हो भी क्या? ये लिखना भी है यस साथ सर, के साथ। जब आप पढ़ा रहे थे तभी मैं नोट कर अच्छा रहा अच्छा, सभी नोट कर लिया। ओके। तो विजिबल्स में क्या, विजिबल्स का मतलब क्या होता है? ये नीचे डेफिनेशन लिखिए। इनविजिबल्स का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखिए। आयुषी का बनाइए। सर मैंने भी तभी बना लिया था अच्छा, जब आप। तभी बना लिया था। ओके ओके। हम्म, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का क्या डेफिनेशन होता है? ऑरेंज बॉक्स में ये लिखिए। सर लिख लिया। लिख लिया? सूर्यांश आप भी नोट करिए। जैसे हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो जैसे जो रेवेन्यू टाइप के जो ट्रांजैक्शन है वो सब करंट अकाउंट में आ रहे हैं। कैपिटल वाले जो वो आगे कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो उसी टाइप का कंसेप्ट है ये। वहाँ पे भी असेट लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट की डेफिनेशन थी, यहाँ भी असेट लायबिलिटी के इम्पैक्ट की डेफिनेशन है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? एक छोटी सी डेफिनेशन है, याद रखनी है। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं, विजिबल्स, इनविजिबल्स। हो गया सूर्यांश का? यस सर। हाँ, यस सर करिए। हो गया। हो गया, ठीक है। आयुषी का? यस सर। है ना? तो ये करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस का डेफिनेशन, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? विजिबल्स, इनविजिबल्स। विजिबल्स की डेफिनेशन, इनविजिबल्स की डेफिनेशन। विजिबल का काम यहाँ ख़त्म, क्यों? विजिबल में बस गुड्स, जितने भी गुड्स सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं वही विजिबल्स में आता है। इनविजिबल्स के 3 पार्ट हैं, इनकम, करंट ट्रांसफ़र, सर्विसेज। ठीक है ना? तो इनकम के अंदर क्या क्या आता है? वो ट्रांजैक्शन जिनसे फैक्टर पेमेंट होती है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसमें और कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्यों? चारों चीज़ों का मीनिंग हमें मालूम है। करंट ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल पेमेंट्स, यूनी का मतलब होता है वन। तो यूनिलेटरल पेमेंट मीन्स वन साइडेड पेमेंट, सिर्फ सामने से पैसा आया, बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा है। गिफ्ट, इंडिया से किसी ने बाहर गिफ्ट किया तो फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट हो जाएगा। बाहर वाले ने इंडिया को पेमेंट किया तो गिफ्ट दिया तो फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं समझना है कि गिफ्ट है तो हमेशा रिसीट में आएगा। रिसीट में भी आ सकता है, पेमेंट में भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि कौन किसको दे रहा है। इंडिया में बैठ के किसी ने बाहर गिफ्ट किया तो फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट हो गया। बाहर से किसी ने इंडिया में दिया तो फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट हो गई।
इंडिया कंट्री को। ग्रांट और डोनेशन, कोई मदद के लिए दिया जाता है डोनेशन। इंडिया में बैठ के बाहर डोनेशन दिया, श्रीलंका में डोनेशन दिया, तो पेमेंट हो गया फॉरेन करेंसी का। श्रीलंका में बैठ के किसी ने इंडिया में दिया डोनेशन, तो इंडिया को रिसीट हो गई डोनेशन की फॉरेन करेंसी की। एनआरआई रेमिटेंसेस टू फैमिली, कोई इंडियन बाहर काम कर रहा है, उसने इंडिया में पैसा भेजा तो इंडिया को रिसीट हो गई। इसी तरह से कोई दूसरे देश का रेजिडेंट हमारे यहाँ काम कर रहा है, अपने देश में पैसा भेज रहा है, तो वो आपका पेमेंट हो गया फॉरेन करेंसी का। तो कुल मिला के सारे वही ट्रांजैक्शन आ रहे हैं जिससे फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है, सिर्फ उसका हिसाब रखा जा रहा है बस। सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज वाले ट्रांजैक्शन को तो हम बोलते हैं इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज वालों को बोला जाता है सर्विसेज, सिंपल सर्विसेज बोला जाता है। इसके 5 पार्ट्स हैं: ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर और मिसलिनियस। अब इनका क्या मीनिंग होता है, इनका मीनिंग हम आगे देखते हैं। ट्रैवल में क्या क्या आएगा? एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आया घूमने, यहाँ उसने खर्चा किया, तो फॉरेन करेंसी की हमें रिसिप्ट हुई है। अगर कोई इंडियन टूरिस्ट बाहर घूमने गया, वहाँ उसने खर्चा किया, तो फॉरेन करेंसी की देश से पेमेंट हुई है। ये ट्रैवल में आ गया। तो ये ट्रांजैक्शन है। देखिए, ऐसा आ सकता है एग्ज़ाम में कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आया, बीओपी स्टेटमेंट में कहाँ पे आएगा? फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया, उसने खर्चा किया, बीओपी स्टेटमेंट में कहाँ आएगा? तो हम क्या बोलेंगे? इनविजिबल्स में आएगा, एज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रैवल में आएगा। इनविजिबल्स, सर्विसेज, ट्रैवल के अंदर ही आएगा। सो एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया रिसीट्स, एक्सपेंडिचर बाय फॉर इंडियन टूरिस्ट अब्रॉड पेमेंट में आ गया। अच्छा, आप बताइए कि फॉरेन टूरिस्ट खर्चा कर रहा है इंडिया में, ये रिसीट में कैसे आएगा? फॉरेन तो हमारे लिए तो इनकम है ना। हाँ, हमारे लिए तो इट इज़ रिसीट, क्योंकि फॉरेन करेंसी वो देगा, किसी भी दुकानदार को देगा। मान लीजिए ताजमहल देखने गया, वहाँ पर ताजमहल देखने के वहाँ उसने कुछ ख़रीदा, तो इंडियन पर्सन दुकान लगा के बैठा है, इंडियन पर्सन को पेमेंट करेगा, तो हमारी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी यहाँ पे रिसीव हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ऑफ गुड्स एंड नेचुरल पर्सन्स, मतलब या तो सामान का कैरेज हो, सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो, या जो लोग एरोप्लेन में बैठकर आते जाते हैं नेचुरल पर्सन्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन होना। तो उसके जो पैसे होते हैं वो सब आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएंगे। इंश्योरेंस, जो भी सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा रहा है, जैसे हमने बात करी थी वीट का एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान जा रहा है वीट, गेहूँ हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो ट्रक में जा रहा है। अब रास्ते में उस ट्रक को हो सकता है कि ट्रक की गाड़ी उल्टी हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उस पानी के अंदर चली जाए, तो नुकसान हो जाता है। उस नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। तो वो इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना उसका इंश्योरेंस है, या लाइफ पॉलिसी ली है, नॉन लाइफ पॉलिसी ली गई है, तो वो सब इंश्योरेंस रिसीट्स या पेमेंट यहाँ पर आएगा। गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर का मतलब, जैसे इंडिया गवर्नमेंट है, बाहर के देशों में अपनी एम्बेसी रखती है, दूतावास होता है हमारे कंट्री का, डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, इनको चलाने के लिए यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह देना, या वहाँ पे जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा करना, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे रिसीट्स और पेमेंट्स के अंदर आ सकती है। तो बाहर के देश इंडिया में अगर एम्बेसी लगा के बैठें तो हमारे देश को फॉरेन करेंसी मिलेगा। हमारी एम्बेसी दूसरे देश में है तो वो पेमेंट हो जाएगा फॉरेन करेंसी का। इस जो एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक मिशंस का जो होता है, इसको डाला जाता है कि इसमें गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर में। ये वाला पॉइंट समझ आया है? यस सर। आयुषी समझ आया है? यस सर। अच्छा, ये जो है, तो ये जो आपने सारा नोट किया है, आपकी बुक में काफ़ी ये चैप्टर थोड़ा सा कंडेंस करके दिया हुआ है।
इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है, तो मे बी आपको शायद जैसे सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको जो आपने नोट किया इसी से आपको पढ़ना है इसको। या गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर करके होता है, इसके अंदर इनविजिबल्स का पार्ट होता है, ये बुक में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, बट ये होता है। मिसलिनियस बाकी जो बच गया, कम्युनिकेशन रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, बिजनेस या सॉफ्टवेयर सर्विसेज से रिलेटेड, ये सब आपका मिसलिनियस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इनविजिबल्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ये हमने करंट अकाउंट जाना है। तो अगेन मैं वापस यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हुई, कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ उसमें कहाँ पे लिखना है, वो कैटेगराइजेशन हम यहाँ सीख रहे हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि 100 kilograms of salt was imported from Afghanistan. 100 kilograms of salt was imported from Afghanistan. करंट अकाउंट सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वो कहाँ पे आएगा, बताइए कहाँ पे लिखेंगे आप उसे। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर, सर 100 kilograms of salt was imported from अफगानिस्तान, ठीक है ना। विजिबल्स, कहाँ पे आएगा ये, विजिबल, सर विजिबल्स, विजिबल्स में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या लिखना है, करंट अकाउंट में आएगा। फर्स्ट कैटेगराइजेशन तो मेरा ये है करंट या कैपिटल, है ना। ऑफिशियल रिजर्व को छोड़ दीजिए, वो चीज़ अलग है, पर ठीक है यहाँ लिख लेते हैं हम इसे भी। पहले बताना है करंट अकाउंट में आएगा, कैपिटल में आएगा, ऑफिशियल रिजर्व। तो करंट अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट में आप क्या बता रहे हैं, विजिबल्स में आएगा, ठीक है ना। विजिबल्स में बस गुड्स का ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है और कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई मान लीजिए कि कोई फॉरेन स्पोर्ट्समैन है, फॉरेन स्पोर्ट्समैन केम टू इंडिया टू प्ले आईपीएल। आईपीएल प्ले करने के लिए कोई फॉरेन का स्पोर्ट्समैन इंडिया आया, ठीक है ना। ही परचेज्ड 10 क्रिकेट बैट्स फ्रॉम मेरठ। उसको उसने सुना कि भाई मेरठ में क्रिकेट के बैट बहुत अच्छे बनते हैं, तो उसने 10 क्रिकेट के बैट खरीदे मेरठ में जाके। कितने के आए 10 बैट, 1 लाख रुपए के। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कहाँ पे आएगा बताइए। सर विजिबल्स में ही आएगा ये। देखिए यही यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात होती है कि ऐसा देख के लगता है कि सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, पर जो ट्रैवलर्स वगैरह जो खर्चा कर रहे हैं इसको विजिबल्स में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं माना जाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। ये कहाँ पे आता है, ये आपका आ रहा है इनविजिबल्स में, इनविजिबल्स में, सर्विसेज में, ट्रैवल के अंदर, है ना। एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, एक्सपेंडिचर बाय इंडियन टूरिस्ट अब्रॉड। तो ये आपका कहाँ पे आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, बात ठीक है, करंट अकाउंट में आएगा, लेकिन इनविजिबल्स में आएगा। इनविजिबल्स में किस में आएगा, ट्रैवल में आएगा, सर्विसेज में आएगा, और सर्विसेज में आपका ट्रैवल में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली, इसको ऐसे लिख देते हैं, करंट अकाउंट में, इनविजिबल्स में, सर्विसेज में, ट्रैवल में। तो जो टूरिस्ट लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स में नहीं डालना है, इसको आपको इनविजिबल्स में, ट्रैवल के अंदर ही आता है। समझ आया विषय, यस सर। ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से ट्रांजैक्शंस के एंगल से ध्यान रखना है, सिर्फ थ्योरी याद नहीं रखनी है कि भाई ट्रैवल होता है। आपको ट्रांजैक्शन लिखकर भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, अब बताइए कहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ट्रांजैक्शन बन जाएगा, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए स्पेंट
2 lakhs on distribution of laddus on दिवाली फेस्टिवल। इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में है, उन्होंने 2 लाख रुपए खर्च किए लड्डू खरीदने के लिए दिवाली पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है ना। ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कहाँ पे आएगा? इनविजिबल। इनविजिबल में आएगा। पूरा बताना है आपको, जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको। हाँ जी, सो ये सर आएगा। ट्रेवल में। हाँ, ट्रैवल में आएगा। ये ट्रैवल में आएगा। देखिए ये वाली स्लाइड आप लोगों ने लिख ली है, नोट कर लिया? तो आधी कर रही है। इसको कर लीजिए सर पहले। ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। एक बार इसे नोट कर लीजिए, देन फिर हम इस क्वेश्चन करते हैं। इसको रब कैसे करते हैं? नोट हो जाए बताइएगा। ये ऐसा हो गया। हो गया। यस सर, डन। हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो इनविजिबल्स का जो ब्रेकअप, बेसिकली इनविजिबल्स में सर्विसेज का जो ब्रेकअप है, इनकम, करंट ट्रांसफर्स और सर्विसेज। तो ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है। जैसे आप अगर पेज नंबर 401 पे आप देखोगे तो पॉइंट नंबर बी सबसे टॉप पे नॉन फैक्टर सर्विसेज लिखा हुआ है। अब वो इतना शॉर्ट में उसने लिख दिया नॉन फैक्टर सर्विसेज कि उससे कुछ समझ नहीं आता कि बेसिकली नॉन फैक्टर सर्विसेज होती कौन सी है। तो वो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर नोट डाउन, इसका ब्रेकअप फर्दर डाला है कि इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो
अब आ जाते हैं एम्बेसी लड्डू वाले पे। तो अब बताइए कौन से में आएगा ये? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्यों आएगा? सर गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर में आएगा। एम्बेसी पे खर्चा किया गया है, एम्बेसी चलाने का खर्चा है। एम्बेसी मतलब जो दूतावास होता है दूसरे कंट्री में। जैसे मान लीजिए कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कई सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते थे इंडिया के, सुना था आपने? यस सर। तो उनको वहाँ पर से वापस इंडिया भेजने में मदद कौन कर रहा था? जो इंडिया की एम्बेसी है यूक्रेन में, वो लोग उनकी हेल्प कर रहे थे। तो ऐसे एम्बेसी हर कंट्री में होती है, उनके कई सारे काम होते हैं, उसमें से एक काम ये भी होता है जैसे कि वॉर के टाइम पे अपने कंट्री के सिटीजन्स को असिस्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन क्यों लग रहा था सूर्यांश को? ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ जो गुड्स है या इंडिविजुअल लोग आते जाते हैं उसका जो किराया होता है दैट कम्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है सूर्यांश? यस आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस सर। ओके, तो ये इनविजिबल्स भी हमें यहाँ पर समझ आ गया था। इनकम, करंट ट्रांसफर्स में क्या क्या आता है? ये वाली स्लाइड आप लोगों ने नोट कर ली थी, इनविजिबल्स वाली? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा करंट अकाउंट का पूरा ब्रेकअप आ गया। अब करंट अकाउंट का जो ट्रांजैक्शंस हमें समझ आ गया, इनको टोटल करने के लिए 3-4 फिगर्स यहाँ पर कैलकुलेट करी जाती है। पहला क्या होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल दीजिए, ट्रेड बैलेंस बोल दीजिए, एक ही बात है। कॉमनली बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको बोला जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि विजिबल्स में आता है। तो एक्सपोर्ट मान लीजिए 100 रुपये के हुए, इम्पोर्ट 80 रुपये के हुए, तो आपका सरप्लस है। अगर एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स के एक्सपोर्ट आपके हुए हैं 100 रुपये के एक्सपोर्ट हुए, इम्पोर्ट्स आपके 80 रुपीज़ के हुए, तो ज़्यादा मिला, रिसीट ज़्यादा हुई है, तो सरप्लस का 20 हो गया। ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। अगर एक्सपोर्ट्स 200 के हुए, इम्पोर्ट्स 250 के हुए, तो डेफिसिट हो गई 50 की। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल आइटम में गुड्स ही आते हैं और कुछ होता नहीं है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड मालूम पड़ता है। इट कैन बी इन डेफिसिट और इन सरप्लस। हर कंट्री कोशिश करता है कि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका हो, हर कंट्री ये कोशिश करता है। बट डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स ऐसा हो नहीं पाता। जैसे हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम ही करते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड मोस्टली डेफिसिट में ही रहता है इंडिया का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स सिर्फ विजिबल आइटम्स की यहाँ बात हो रही है, नंबर 1। दूसरा एक और चीज़ निकाली जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। एग्जैक्टली यही टर्म आपको याद रखनी है, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। इसमें क्या क्या डालते हैं? इसके अंदर हम डालते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है ना। तो एक तो गुड्स आ गया आपका और नॉन फैक्टर सर्विसेज आ गया इनविजिबल्स में से। मतलब इसमें फैक्टर सर्विसेज वाला जो है, फैक्टर सर्विसेज वाला कौन सा था? इनकम। ये वाली चीज़ वहाँ पे नहीं आ रही है, ये वाली चीज़ आ रही है। तो एक एग्रीगेट बना लिया हमने, गुड्स को ले लो, नॉन फैक्टर सर्विसेज को आप यहाँ पर ले लीजिए। तीसरा क्या बनाते हैं हम? इनविजिबल्स बैलेंस। इनविजिबल्स बैलेंस, इसमें क्या क्या आ जाता है? नॉन फैक्टर सर्विसेज आ गई, फैक्टर सर्विसेज भी आ गई और करंट ट्रांसफ़र भी आ गया। तो इनविजिबल के 3 कंपोनेंट ने, तीनों के बैलेंस हमने ले लिया। मान लीजिए नॉन फैक्टर सर्विसेज
नॉन फैक्टर सर्विसेज से रिसीट पेमेंट्स, ठीक है ना, ये रिसीट है, पेमेंट है और इसका बैलेंस। नॉन फैक्टर सर्विसेज से रिसीट 100 रुपये की हुई, पेमेंट 90 का हुआ, तो बैलेंस हो गया 10। फैक्टर सर्विसेज से रिसीट 500 की हुई, पेमेंट 560 की हुई, तो बैलेंस हो गया माइनस का 60। करेंट ट्रांसफर से मान लीजिए रिसीट हुई 50 की, पेमेंट कुछ भी नहीं है, 0 है, तो बैलेंस हो गया 50। तो हम क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करेंट ट्रांसफर। तो 10 क्या है, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, माइनस 60 क्या है, बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज, 50 क्या है, बैलेंस ऑन करेंट ट्रांसफर्स। ये 3 बैलेंस निकल, बैलेंस मतलब रिसीट माइनस पेमेंट, रिसीट ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, पेमेंट ज़्यादा है तो माइनस में आएगा। तो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन फैक्टर से, इनको तीनों को जोड़ दो, तीनों को जब आप जोड़ दोगे ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया इत्तेफाक से। दिस इज योर इनविजिबल्स बैलेंस। ये आपका तरीका हो गया इसको कैलकुलेट करने का। मान लीजिए इसको थोड़ा हम करंट ट्रांसफ़र को 70 कर देते हैं, तो 20 का मेरा इनविजिबल्स का बैलेंस हो गया। तो इनविजिबल बैलेंस कैसे निकला, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स, तीनों को जोड़ते हैं तो इनविजिबल्स का बैलेंस आ जाता है। तो 3 फॉर्मूले हमने यहाँ सीख लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस का और इनविजिबल्स के बैलेंस का। नोट कर लीजिए तीनों फॉर्मूले आपके पास। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस का फॉर्मूला और तीसरा इनविजिबल्स का फॉर्मूला। जो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस का, इसको मैं और आसानी से आपको लिखवा देता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, देखिए, एक्सपोर्ट्स ऑफ, किसका एक्सपोर्ट्स, गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, लेस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट, उसमें से गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज का इंपोर्ट माइनस कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। बुक के अंदर थोड़ा सा इस कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर, इस तरह से हम नहीं लिखते, आप इसको यहाँ से लिख लीजिए तो आसानी से पता पड़ रहा है, गुड्स आ गया, नॉन फैक्टर सर्विसेज आ गई। नोट कर लीजिए, फिर बताइए मुझे। तो ये वाला फॉर्मूला मैं इस पे क्रॉस लगा रहा हूँ, ये यहाँ से नहीं लिखना है आपको, ये भी यहाँ से नहीं लिखना है, जो मैंने उधर लिखा है वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हो। उधर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज लेस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस हो गया। अब देखिए, इसमें से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स को तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ
नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है ना। तो ये तीसरा जो अभी मैंने आपको समझाया, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ऑरेंज कलर में, ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला करके यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं, ये मिला करके हो गया मेरा ट्रेड बैलेंस, ये ट्रेड बैलेंस आ गया। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसका अलग से कुछ नाम होता नहीं है, तो इसके लिए हम सीधा क्या लिख देंगे, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो ऊपर के दोनों को मिला करके ऑरेंज वाला फॉर्मूला बन गया। बस ये नोट कर लिए, देन फिर आज का टाइम हो गया, देन कल हम करेंगे आगे। सर हो गया।